चल दिया है साथी को लेके। अरे यार क्या ही बताऊँ यार, एक तो इसका तेल बार बार ख़त्म हो जाता है, मेरे वो चीज़ समझ नहीं बैठती है। क्या एवरेज देती है यार ये, 25-30 तो कंपनी क्लेम करती है। ऊपर से इन भाई साहब के साथ में जो एग्जॉस्ट लगा रखा है, 25-30 तो मेरे को लगता नहीं ये देती होगी। तो अभी क्या सर्विस पे जा रहा है? अब सर्विस पे नहीं, अब मैं आया हूँ आपकी सर्विस के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम टू रेविंग इंजन्स। और मैं आज वापस आ गया हूँ आपके साथ में दो बाइक्स का ओनरशिप रिव्यू लेके। आज मैं आपको एक फ्रेंडली वे में बताऊंगा कि इनके साथ हमारा क्या एक्सपीरियंस है। तो आज मैं और मेरे मामा अनुज जांगिड़, जिनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जांगिड़ जनीस करके। तो देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इन डेप्थ में इनके बारे में सब बता दूंगा, तो नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं होगा। सब कुछ इन जनरल बताऊंगा। और मैंने एक रिव्यू बना रखा है ऑलरेडी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के अंदर दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं कि 500 के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। दैट्स इट गाइस। तो गाइस सबसे पहले अपन आता है क्लासिक 500 पे। ये तो आपको पता ही है डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बट ये जो मशीन है, इसकी जो पावर है, आए हाय हाय हाय, 500 सीसी का इंजन और पूरा रॉ पावर, 41 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है ये बाइक, 41। और पावर क्या है इसकी, 27 हॉर्स पावर। न्यूटन का तो किंग है ये, गियर डालो छोड़ दो, चलती रहेगी चलती रहेगी। बट फिर वहीं पे अपने पास आती है अपनी 350। इसका तो जवाब ही नहीं है। इसको तो ऐसा मक्खन बना दिया ना इनने, जैसे तवे पे मक्खन डालते हैं ऐसे घिसता है ना, चलता है, सेम वही है इसका सीन। इतनी स्मूथ कर दी है। बट एक चीज़ की मिसिंग है गाइस, वो मिसिंग मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कि इसके अंदर क्या नहीं है। ये देख रहे हैं आप, किक, बस वो चीज़ मिसिंग रह गई है। बाकी तो भाई क्या ही कहना। सबसे पहले स्टेल्थ ब्लैक कलर आया था अपना इसके अंदर 500 सीसी के अंदर, और अब जो अपने पास डार्क एडिशन है 350 के अंदर, ये कौन सा कलर है ये? स्टील्थ ब्लैक। स्टेल्थ ब्लैक सेम कलर है यार। Same मेरी color तो है। ग्लॉस ही मार गई। ये ग्लोस इसलिए मार गए मेरी तो क्योंकि gloss ये मार इसको गई। साफ करते करते ये ग्लोस हो गए, और गाड़ी लेने के बाद में अप्रैल में ये गाड़ी ली हुई है, और अप्रैल के बाद आज तक इसका वॉश नहीं हुआ है। इसका केवल टंकी के ऊपर कपड़ा इसका मारा है उद्धार केवल। कराओ यार, इसको वॉशिंग के लिए लेके जाओ, सारी चीज़ें करो। वैसे तो मैंने भी कपड़ा ही मारा है इस पे, पर यार एक और कमी दिखी है मुझे मेरी बाइक में अभी, सस्पेंशन की सील टूट गई है यार। ये कैसी, ये आज ही टूटी है। कोई नहीं, आपका वीडियो बनाते बनाते मुझे मेरा भी कंटेंट मिल गया। तो गाइस अब अपन बात करते हैं दोनों की राइड क्वालिटी पे। सबसे पहले अपन आते हैं क्लासिक 500 पे। बता ही दिया था मैंने आपको, पूरी रॉ है। एक चीज़ जो भयंकर है इस बाइक की, वो है इसकी वाइब्रेशन। 60 पे चल रही है तो आप ऐसे दूध जाओगे और पीछे वाला बंदा तो भंगड़ा ही कर देगा एक तरीके से, इतना ही वाइब्रेशन है इस बाइक के अंदर। और वहीं पे इसके अंदर नो वाइब्रेशन। अगर आप इसको 90 पे भी क्रूज करोगे ना, ये बाइक सीधे आप ले जाओ विदाउट एनी वाइब्रेशन, आपको एक फील देगा कि हाँ भाई आप कुछ चला रहे हो, क्योंकि वेट कम है, चलाते हो तो वेट फील नहीं होता है। राइड बहुत अच्छी है इसकी। वहीं पे इसकी तरफ मैं आता हूँ भाई, अगर आप ही चला रहे हो ना तो आपको फील होगा कि आप कुछ चला रहे हो, क्योंकि ये ऐसी चलती है। ये ABS इसमें आता नहीं है, 2017 मॉडल है ये। हाँ, इसमें रियर डिस्क भी नहीं है, मैं जो देख रहा हूँ। नहीं, रियर डिस्क आता है, रियर डिस्क आता है ये। ओके, ये ओके। अपना BS4 मॉडल है, जिसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन आया था। इससे पहले कार्बोरेटर वाली आती थी। डिस्क ब्रेक भी इसके अंदर ही दिया था BS4 वाली में। अब भाई साहब आपने देखा नहीं होगा, ट्रैक टायर दिखाता हूँ मैं आपको। ट्रैक का टायर लग रखा है इसके अंदर, बिना ABS के ये हो जाता है। जहाँ ब्रेक मारोगे वहीं धूम मचा ले, ब्रेक मारोगे सीधी टेढ़ी होगी। ABS का फायदा तो लगता होगा आपको भी। इसमें ABS का फ़ायदा तो लगता है, लेकिन इस गाड़ी में भी बहुत सारी कमियां हैं। ऐसा नहीं है ये भी कि भाई बहुत अच्छी है। इस गाड़ी के अंदर मैं आपको देखो कुछ कमियां बताता हूँ। नॉर्मली इसका कई बार जैसे ये अभी अपन ने ऑन किया तो ये कई बार ऑन ही नहीं होता है। ये यहाँ पे चाबी पूरी घूम जाती है, बट इग्निशन ऑन ये नहीं होता है। इग्निशन ऑन नहीं होता। दूसरा, इसके अंदर जब फ्यूल अपने को डलवाना होता है तो वो प्रभु याद आ जाते हैं साक्षात, क्योंकि कई बार ये खुलता है, कई बार नहीं खुलता है। ये तो देखो रॉयल एनफील्ड की लेगेसी है ये। इसमें चाबी डालोगे तो ये खुलेगा, नहीं तो कभी कभी लगेगा कि चाबी मुड़ और जाएगी। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात ये है कि इसको अगर आप ठंड में चलाओगे तो आपके पैरों को कम से कम ठंड नहीं लगेगी। रीजन बीइंग इसका ये जो एयर कूल्ड इंजन है, ये J इतना सीरीज शानदार, का। बिल्कुल ये इतना शानदार इंजन है कि ये बिल्कुल आपके पैरों को ठंड नहीं लगने देता है। गाड़ी 10 किलोमीटर चलते ही ये अपने आप हीटर का काम करने लग जाता है। रहने दो आप ये चीज, ये मेरी बाइक, मेरे से तो पूछो ही मत। मेरी तो बढ़ता हुआ लावा है। चलाओगे ऐसी गर्म होके दिखाएगी। अगर हिमाचल शिमला ले गया ना मैं इसको सर्दियों में, तो मैं बता रहा हूँ सुखी है। ऐसी लगाएंगे दोनों बाइक, यहीं बैठेंगे दोनों बीच में,
गरम यहीं गरम पे हवा हाथ आती तपेंगे। रहेगी। बोले बढ़िया हो जाएगा, एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो वैसे तो इस गाड़ी को जैसे 1901 के अंदर ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, अभी आइसर मोटर्स के पास में है, बट इन गाड़ियों में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे अगर आप देखोगे ईशान की जो बाइक है उसमें हेलोजन बल्ब है, इसमें पूरा एलईडी सेटअप कर दिया है। ये चीज और मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसका जो थ्रो है ना बराबर है, ना मात्र का थ्रो है। कि मतलब ये देखो, मैंने इसके अंदर आफ्टर मार्केट ये अपने लाइट्स लगवाई थी कि भाई मेरे को थोड़ा थ्रो मिल जाए, उसके बाद बढ़िया है। बट फिर जब आपने ये बाइक ली, मैंने बाइक की देखी, पूरा एलईडी सेटअप है, इंडिकेटर भी एलईडी है। और फिर आपने ये जो लगवाए रॉयल एनफील्ड से लगवाए ना हाँ, ये रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन है। ये फॉग लैम्प बहुत बढ़िया है यार। मतलब लाइट्स ऐसी दे देती है ना ये इस बाइक में मैं कमी महसूस करता हूँ कि यार लाइट्स का थोड़ा सा इशू है। अच्छा एक चीज़ और भी, मैंने इसका सीट भी चेंज करवाया था। कंफर्ट सीट। ये उन्होंने मेरे को बोला था कि राइडिंग के लिए बढ़िया है, बट जब अपन ने जैसलमेर किया था या उसके बाद जब मैं इससे कच करके आया, तो फर्स्ट राइड में तो मेरे प्राण निकल गए थे, बट सेकंड राइड में मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। तो इस सीट का एक्सपीरियंस क्या है जब आप इसको राइड करते हो? देखो इस सीट में भी सस्पेंशन ही है। ये बाइकें मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए तो मैं बोलूंगा नहीं कि बनी हुई है, हालांकि लोग चलाते हैं, बट लॉन्ग राइड्स के लिए आपको क्रूजर बाइक चाहिए, क्योंकि उनका पॉस्चर भी अलग होता है। इसके अंदर देखो, मैं हूँ 5'11.7", तो मेरी हाइट के हिसाब से सब सही है इसके अंदर, और कंफर्ट भी मेरे को थोड़ा बहुत मिल जाता है। बट इसकी जो पीछे की सीट है, इस पे हाँ, तो अगर इस दूसरी- पे कोई बैठ गया ना, तो ये भी वो दुखी उठेगा करता तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। है, ये भी परेशान करता है। ये भी परेशान करता ही ये है, मैंने पर नोटिस इसके किया। अंदर सही है। बैक ये रेस्ट है। 2017 है ना या 16 है? ये 2017 मॉडल। अब इसके यहाँ पे थोड़ी रस्टिंग भी आनी चालू हो गई है। हाँ, ये हॉर्न पे और ये बैंड पाइप हाँ, पे। ये नीचे देखो आप, रस्टिंग आने लग एग्जॉस्ट गई है। अपन ने इसमें चेंज करा रखा है अभी, स्पेशली फ्रॉम राजपुताना कस्टम्स जयपुर। 1-in-1 इंडिया है ये भाई। ये पहली बाइक है इंडिया के अंदर, सिर्फ एक ही बाइक है जिसके अंदर राजपुताना कस्टम्स का एग्जॉस्ट लग रखा है। इसकी आवाज़ मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, पहले अपन बात कर लेते हैं दोनों बाइकों में। पर यार इसका जो एग्जॉस्ट नोट है 350 का, ये भी कुछ कम नहीं है। मतलब कुछ अलग सा ही कर दिया। साउंड नोट बहुत अच्छा है इसका, नो डाउट। और मैं जैसा सीट का बता रहा था, ये सीट तो भाई फिर भी बहुत सही है, इससे तो लाख गुना बढ़िया है ये सीट। ये तो काम की नहीं है। इस पे जो पीछे बैठ गया वो परेशान ही होगा। अच्छा, गाड़ी की हाइट में भी कोई फर्क लगता है क्या? इसकी लेंथ थोड़ी लंबी देखो, लगती है। इसकी लेंथ बड़ी है बाइक की, और इसका जो टैंक कैपेसिटी है वो है 13.5 लीटर्स। आई थिंक उसका भी 13.5 है। उसका आई गेस अराउंड समवेयर इतना ही है। इसका क्या, टैंक का जो विड्थ है ना वो चौड़ा कर दिया है, और बाइक मतलब मेरे को लगता है कि कॉम्पैक्ट कर दी है, थोड़ी छोटी सी कर दी है, मतलब इजी टू राइड कर दी है बाइक। बट उसका एवरेज भी आई थिंक जब अपन जैसलमेर गए थे मेरे को भी 30-35 अराउंड मिल रहा था, और Average- समवेयर तो मेरे को 40 ही मिला था। तो इसका एवरेज क्या है? आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो जिनका मैं आंसर नहीं दे सकता सूखी सूखी। कंपनी वैसे तो इसका क्लेम करती है 25 से 30 का, बट ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो लगा है, मैं परेशान हो जाता हूँ। मतलब मैं अगर फुल टैंक करा रहा हूँ ना, तो वो मेरा सिर्फ 1 वीक चलेगा, क्योंकि मेरी रनिंग भी डेली की है। डेली में मेरी बाइक चला लेता हूँ, अराउंड 50 किलोमीटर्स तो मैं चलाता ही हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अपन जब जैसलमेर भी गए थे, फिलअप तो अपन ने साथ ही कराया था, और याद है अपना तो फ्यूल पंप भी खराब हो गया था। हाँ, इस गाड़ी वो के अंदर अलग- फ्यूल पंप का भी लमसम 8 या 8,500 रुपए के आसपास का खर्चा आया था। मतलब गाड़ी अगर आपने मेंटेन कर ली सही से तो यार, इसके चलेगी। मेरे को दोनों गाड़ियों में शोकर में भी कुछ चेंज लग रहा है। इसके शोकर में ये क्या चीज़ है? कहाँ पे? ये अरे ये तो ऐसी ही ब्रांडिंग है, ये शॉकर तो सेम ही है, अच्छा, शोकर बस एक क्रोम है, वो ब्लैक है। ओके, इसके अंदर भी अगर जैसे उसके अंदर ब्लैक कलर के सारे जैसे क्रोम इसके अंदर दे रखा है, उसके अंदर कुछ भी क्रोम नहीं है, तो वो चीज़ मेरे को बढ़िया लगी, पूरा डार्क एडिशन कर दिया। पर एक चीज़ जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसका मीटर दिखाओ आप एक बार। ये देखो, ये 60,585 किलोमीटर चल गई है। इतने टाइम में अगर मेरी गाड़ी रिजर्व पे आती ना, तो उसे धक धक करने लग जाता है कि यार तेल है कितना इसके अंदर। वहीं पे उसके अंदर दे रखा है छोटा सा एक मीटर कि यार आप अपनी ट्रिप भी सेट कर लो, आपको दिख भी जाएगा कि बाइक में तेल कितना है। वो चीज़ मुझे बढ़िया लगी। और आपने तो यार पूरा नेविगेटर भी साथ लगा रखा है, टाइम देखते देखते चलोगे बिल्कुल। मैंने नेविगेटर लगा रखा है, लेकिन अभी तक इसका यूज़ नहीं किया, क्योंकि केवल ये डायरेक्शन बताता है और समटाइम्स इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि रुक के मोबाइल में ही चेक करना रूट पड़ता तो चेक करना ही पड़ता है। तो ये चीज़ मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी समस्या हो जाती है। और फिर अभी मेरी बाइक में बीच में क्या हुआ, वायरिंग का इशू आ गया। वायरिंग के इशू के चक्कर में मेरा जो रिजर्व का जो लाइट है वही नहीं जलता था। उससे ज़्यादा समस्या हो जाती थी कि भाई बाइक में तेल कितना है, क्योंकि 5 लीटर पे रिजर्व पे आती है, वो चीज़ पता लग जाती है।
तो रिजर्व पे आने के बाद तो तेल तो डलाना ही पड़ता है। फिर वही बात है यार, खून पीती खून, पर वही है फील है यार इसके अंदर। ये जो चलती है, इसका जो थंप है वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। मतलब राइड करोगे ना आप, तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई आप जो चला रहे हो उसमें कितनी जान है क्या नहीं है। अब मैं आपको सुनाता हूँ इन दोनों के एग्जॉस्ट नोट और फिर आप देखना। पहले अपन इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आ गई फ्यूल इंजेक्शन की आवाज़। और वाइब्रेशन देखो आप, मैं सिर्फ थ्रॉटल दे रहा हूँ, बाइक पूरी पीछे हो जाएगी। दिखाना एक बार दूर से। ये देखा आपने, मतलब मैं इसका थ्रॉटल दे रहा हूँ, ये बाइक मेरे को तक को पीछे ले गई। वहीं पे ये है, ये तो देखो, ये तो खूबसूरत है एकदम ही। अब अपन इसका वॉइस नोट सुनते हैं। आप इसका थ्रॉटल दो। इसका तो बहुत कम, ना के बराबर। नहीं, उससे जैसे- आई थिंक इससे तो 50% भी नहीं है। देखो एग्जॉस्ट अगर स्टॉक होता मेरा तो मैं तो इसको ही रेट करता कि ये बहुत सही है। क्योंकि जब BS4 350 आई थी, रॉयल एनफील्ड ने पूरा साउंड ही बंद कर दिया था। मतलब एक जो फील था ना, रॉयल एनफील्ड की आवाज़ आती थी, वो एक मशीन गन जैसी आवाज़ आती थी, अब वो नहीं आती। इसके अंदर वॉइस नोट फिर भी सही कर दिया। मतलब अच्छा लगता है कि भाई कुछ चला रहे हैं, कुछ चल रहा है। ये इसके स्टॉक एग्जॉस्ट में नहीं था। अब देखो 500 सीसी की तो सर देखो आवाज़ भी अलग ही है, इसका साउंड ही एकदम अलग आता है। तो ये सीन है। फिर आपका क्या एक्सपीरियंस है इसको एक्सपीरियंस लेके? तो ये, इस गाड़ी को लिए हुए मैंने अप्रैल 2025 में ली है। और मैंने कितनी चला दी? ये लमसम 3800 किलोमीटर चली है अभी, देख आई लेते हैं। थिंक 3968 किलोमीटर तो चली क्या है। एक्सपीरियंस है आपका इसको लेके अभी इतने टाइम एक्सपीरियंस तक? बस मैं जब यानी कि फर्स्ट, अभी तक फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है इसकी, अब होगी। जब इसको मैं कच्छ लेके गया था, लिटरली मेरे फटके हाथ में आ गई थी। रीजन बेंग इसका ये ओपन नहीं हुआ था। दूसरा उसमें जो यानी कि पावर दिखाता है कि भाई आप मीटर वगैरह ऊपर जाके आते हैं, जब मैं इसको ऑन कर रहा था ये ऑन नहीं हुआ। पता है एक समस्या है, जैसे मेरे दोस्त है उनके पास में इंटरसेप्टर भी है, तो जो ये नीचे गेज दे रखा है ना मीटर का, जिसके अंदर ट्रिप दिखाता है, फ्यूल दिखाता है, तो ये एक समस्या है। मतलब ये एक्यूरेट नहीं दिखाता है कभी कभी कि कितना फ्यूल है कितना नहीं। अगर बाइक टेढ़ी खड़ी है तो कभी कभी तो फुल टैंक हो जाता है, जिसमें तेल नहीं होता ना वो भी फुल टैंक हो जाता है। अब इसमें एक समस्या जो मेरे को लगती है, जैसे इस गाड़ी में बैठते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ये पैर में टच होता है कई बार। जब अच्छा। आप बैठते हो या फिर इससे उतरते हो तो यहाँ पे के स्क्रैच आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली जब भी मैं बैठता हूँ या उतरता हूँ तो यहीं पे मेरा पैर टच होता है। बाकी गाड़ी की हालत थोड़ी ख़राब हो रखी है क्योंकि अभी तक गाड़ी लेने के बाद एक सिंगल वॉश नहीं हुआ है, तो उसको तो आप इग्नोर करो। बट जिस हिसाब से ईशान ने भी खुद की गाड़ी को मेंटेन किया हुआ है, लिटरली इसको मैंने 1-2 बार ही चलाया, बट इसका जो परफॉर्मेंस है अल्टीमेट है। और देखो, काम तो मांग ही रही है, टायर चेंज कराना है मुझे, सस्पेंशन की सील जस्ट अपन ने देखी वो टूट गई है, वो भी चेंज करानी है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, सर्विस भी मैंने करा रखी है। देखो सर्विस का मैं ये बोलना चाहूँगा, जो फ्री इसका सर्विस कॉस्ट क्या है? इसकी सर्विस कॉस्ट अगर देखी जाए तो समवेयर अराउंड, अगर खर्चा है, जैसे मैंने लास्ट जैसलमेर के टाइम पे सर्विस कराई थी, उसके अंदर मेन चीज़ें मेरी चेंज हुई थी। चेन स्प्रॉकेट चेंज हुआ था मेरा और सर्विस थी पूरी, और 2-4 छोटी मोटी चीज़ें थी जो चेंज हुई थी। तो मेरे को समवेयर अराउंड 8 to 9,000 के आसपास मेरा बिल बैठा था। और मुझे ये है कि देखो मतलब रॉयल एनफील्ड 8 to 9 के अराउंड तो वो बैठा था। उसके बाद में अपना एक फ्यूल इंजेक्टर भी इसका शायद क्या, वो फ्यूल क्या था? इंजेक्टर नहीं था, फ्यूल पंप फ्यूल था पंप, जो हाँ, वो टंकी भी के चेंज अंदर होता होता है। भाई साहब जैसलमेर गया, मेरी बाइक बन गई घोड़ी, ऐसे तबड़िक करके चल रही है और हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ। फिर लकीली हमारे साथ क्या हुआ, जब ये बाइक ली थी 350, इसकी फर्स्ट सर्विस जैसलमेर में हुई थी, जो 1000 किलोमीटर पे होती है ना, हाँ, वो बिल्कुल। तो हम वही दिखाने के लिए जा रहे थे। और जैसे सर्विस सेंटर के आगे पहुंचे, वहीं जाके इसका फ्यूल पंप भी जवाब दे गया कि यार तुम मेरे को भी दिखाओ यार, इतनी दूर आए हो तो इनको कैसे भेज रहे हो। इसका फ्यूल पंप मेरे को कॉस्ट करा था अराउंड 8 to 9,000। एक मेटल का आता है और एक प्लास्टिक का आता है, तो इसमें प्लास्टिक वाला ही लग रखा है अभी। फिर हमने वो चेंज कराया। तो मतलब एक तो जैसलमेर का ट्रिप, जयपुर टू जैसलमेर, उसका भी खर्चा लगा, साथ में इसका खर्चा तो भाई साहब ट्रिप से ज़्यादा बढ़ गया था।